एक फैक्ट्री के गेट पर बुजुर्ग दंपत्ति फूट फूट कर रो रहे थे। वह केवल एक ही रट लगाए हुए थे, हमें हमारे बेटे से मिलवा दो। कौन थे ये बुजुर्ग और क्यों रो रहे थे? कहाँ गया उनका बेटा? उनके बेटे का फैक्ट्री से क्या संबंध था? जानने के लिए हमारी कहानी में अंत तक बने रहें। ध्यान सिंह और पार्वती देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके दो बच्चे थे। बेटी बड़ी थी, उसका विवाह कर दिया गया था। बेटा मनोज छोटा था। मनोज बचपन से ही होशियार और मेहनती था। बेटी की शादी करने में उनके पास जो खेत था वो भी बिक गया था। अब ध्यान सिंह और मनोज दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। काम के साथ साथ मनोज 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शादी का एक ही महीना बीता था, मनोज की दीदी घर आ गई। ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मारा था। वह लोग 50,000 रुपये मांग रहे थे। उन लोगों ने कर्जा लिया और दे दिया। अब ये सिलसिला चल पड़ा। मनोज और माता पिता परेशान रहने लगे। जिनसे कर्जा लिया था वह लोग परेशान करने लगे। हार कर मनोज ने सोचा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, उसे शहर जाकर ही काम करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने ये तलाश शुरू कर दी कि गांव के कौन कौन से लड़के शहर जाकर काम करते हैं। तलाश करने पर उन्हें कुछ लड़कों का पता चला जो शहर में काम करते थे। मनोज ने उनसे संपर्क किया। उन लड़कों ने मनोज को शहर बुला लिया। ध्यान सिंह और पार्वती देवी से आज्ञा लेकर मनोज शहर चला गया। लड़कों से मिला। लड़के जहाँ पर काम करते थे वहीं पर मनोज को भी लगवा लिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। मनोज माता पिता से बराबर फ़ोन पर बात करता था और पैसे भी भेजता था। लेकिन पिछले 6 महीने से न फ़ोन आता था न पैसा। माता पिता को चिंता होने लगी। एक दिन पार्वती देवी ने सपने में अपने बेटे मनोज को रोते हुए देखा। वह बोल रहा था, माँ मुझे बचा लो। इसके बाद पार्वती देवी की नींद खुल गई। सुबह उन्होंने सपना ध्यान सिंह को बताया और शहर चलने को कहा। ध्यान सिंह को कुछ दिनों से बेटे की चिंता हो रही थी। दोनों ने कपड़े और ज़रूरत का सामान लिया और शहर की तरफ चल पड़े। शहर पहुंचकर लड़कों से संपर्क किया और पता लेकर फैक्ट्री पहुंच गए, पर मनोज का कोई पता नहीं चला। वो लोग रैन बसेरा में रहते थे और पास ही के मंदिर में भगवान के सामने रोते रहते। साहब की गाड़ी मंदिर के सामने अचानक रुक गई। कोशिश करने के बाद भी वह टस से मस ना हुई। मिस्त्री की समझ में नहीं आ रहा था कि खराबी ना होने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। पुजारी जी सब देख रहे थे। वो पास आए। उन्होंने डीएम साहब से कहा, यह भगवान का आपके लिए कुछ संकेत है। मंदिर जाने से शायद आपकी समस्या हल हो जाए। डीएम साहब दर्शन करके बाहर आए। गाड़ी में बैठे। गाड़ी चालू हो गई। डीएम साहब ऑफिस चले गए। तब से ये सिलसिला नित्य का हो गया। मंदिर के पास गाड़ी बंद हो जाती थी और दर्शन करने के बाद चालू हो जाती थी। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे साहब सोचते हैं कि कई दिन हो गए गाड़ी मंदिर के पास ही रुकती है। ऐसे ही उन्हें ध्यान आया कि जब वह दर्शन करने जाते हैं एक बुजुर्ग दंपत्ति वहीं भगवान के सामने बैठे हुए रोज़ रोते हुए मिलते हैं। वो शिवलिंग के सामने रोज़ रोते हैं। कहीं भगवान का उनसे संबंधित कोई इशारा तो नहीं है। कल इसका पता लगाना ही पड़ेगा। ऑफिस से निकलने के बाद गाड़ी में यही सोचते हुए वह घर पहुंच गए। आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सुबह फिर गाड़ी रुक गई। आज वह जब मंदिर के अंदर पहुंचे वो दोनों बुजुर्ग आज भी वहीं थे। उन्होंने शिवलिंग पर माथा टेका और फिर बोले, आप लोगों की क्या समस्या है? मैं कई दिनों से आप लोगों को शिवलिंग के सामने रोते हुए देखता हूँ। उन बुजुर्ग की आंखें आंसुओं से भर गईं। कहने लगे, बेटा तुम पहले आदमी हो जिसने हमारी हालत पर गौर किया है। हम बहुत दुखी हैं। हमारा सोचना है कि भगवान के अलावा और कोई हमारे दुख दूर नहीं कर सकता है, इसलिए हम भगवान के सामने रोते हैं। साहब बोले, माँ जी आप चिंता ना करें, हमारे साथ चलिए और पूरा किस्सा बताइए। बस ये समझ लीजिए कि भगवान भोले ने ही मुझे आप लोगों के पास भेजा है। यह सुनकर ध्यान सिंह और पार्वती देवी साहब के साथ बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। साहब उन्हें लेकर अपने ऑफिस पहुँचे और आदर के साथ पास पड़ी कुर्सियों में बैठने का इशारा किया। पहले दोनों को पानी पिलाया, फिर चाय लाने के लिए बोला। साहब बोले, अब आप लोग अपनी समस्या मुझसे कह सकते हैं। ध्यान सिंह ने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। साहब हम गांव के बहुत गरीब परिवार से हैं, इतने कि बेटी की शादी करने के लिए हमें अपना खेत बेचना पड़ा। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल वाले उसे तंग करने लगे। आए दिन मार पीट कर घर पैसे लाने के लिए भेज देते थे। कई बार कर्ज लेकर हमने उनकी मांग पूरी की, पर कर्ज ज़्यादा हो जाने के कारण कर्जदार तंग करने लगे। मेरा बेटा मनोज इसी कारण से पैसे कमाने शहर आ गया। चूँकि गांव के कई लड़के शहर में पहले से थे, उनसे संपर्क साध कर मनोज भी उन्हीं के फैक्ट्री में लग गया।
कुछ महीने तक फ़ोन पर बातचीत होती थी, पर अब 6 महीने हो गए, ना फ़ोन आया ना कोई खबर मिली। हम फैक्ट्री गए थे पर गेट पर से ही भगा दिए गए। एक दिन सुबह से शाम तक हम वहीं गेट पर बैठे थे, तभी गांव का वह लड़का जो साथ में काम करता था मेरे पास आया और रुपया पकड़ा कर बोला, चाचा यहाँ ना आया करो, हमारे मालिक कह रहे हैं कि मनोज को अपनी दूसरी फैक्ट्री में लगवा दिया गया है, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा। साहब, हम लोगों को नहीं लगता कि हमारा बेटा ठीक है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है। बेटा, हम लोगों को हमारे बेटे से मिलवा दो। इतना कहकर वो लोग फूट फूट कर रोने लगे। साहब को बहुत दुख हुआ, बोले, आप लोगों का बेटा मिल जाएगा। आप लोग ठहरे कहाँ हैं? ध्यान सिंह बोले, साहब हम लोग रैन बसेरा में हैं। साहब ने उन लोगों का अपने ऑफिस के पास ही एक होटल में इंतजाम कर दिया। बोले, जब तक आपका बेटा नहीं मिलता है यहीं रहिए। साहब ने कार्यवाही शुरू कर दी। सबसे पहले साहब फैक्ट्री पहुंचे। अचानक डीएम साहब को फैक्ट्री आया देखकर मालिक घबरा गया। बोला, साहब आप यहाँ कैसे? हुक्म किया होता हम ही हाजिर हो जाते। साहब बोले, तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का गायब हुआ है, बेहतरी इसी में है, उसे तुरंत हाजिर करो। मैनेजर के मुंह से निकला, क्या मनोज? साहब बोले, हाँ हाँ वही, कहाँ है, जल्दी बुलाओ। मालिक घबराया, बोला, वो तो अब यहाँ काम नहीं करता है, मैंने उसे निकाल दिया है। साहब बोले, उसके माँ बाप आए थे तब तुमने क्यों कहा कि मनोज को दूसरी फैक्ट्री में लगाया है? देखते देखते फैक्ट्री में फोर्स दिखाई पड़ने लगी। मालिक ने सोचा अब बचना मुश्किल है। सेठ के पसीने छूटने लगे। धीरे से बोला, साहब कुछ ले देकर काम चल जाए तो ठीक रहेगा। इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी भी क्या होती है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीते और मर जाते हैं। आप तो बस मुंह खोलिए, मैं खुश कर दूंगा। सुनते ही साहब का गुस्से के मारे मुंह लाल हो गया। उसे गिरफ्तार करवा कर थाने भेज दिया। इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाई तो सेठ टूट गया। उसने बोलना शुरू किया, साहब मेरा बेटा गलत संगत की वजह से शराब पीने का आदी हो गया था। रात दिन नशे में डूबा रहता था, इसलिए उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। हमने बहुत इलाज कराया पर कोई डोनर नहीं मिला। मैंने कईयों को पैसे का लालच दिया पर कोई तैयार नहीं हो रहा था। इसी बीच मनोज नाम का एक लड़का हमारी फैक्ट्री में नया भर्ती हुआ। मनोज को जब हमने देखा वह एक हट्टा कट्टा युवक था। इस काम के लिए वह परफेक्ट था। मैंने उसे एक दिन अपने ऑफिस बुलाया। उसे सारी बात बताकर उसे तैयार करना चाहा, पर वह पैसे के लालच में नहीं आ रहा था। तब एक दिन जब फैक्ट्री की छुट्टी हुई, उसे बेहोशी की दवा सुनाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन करते हुए एक किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसकी दूसरी भी निकाल लो। डॉक्टर ने कहा, यह काम 3 साल बाद हो पाएगा। साहब मनोज का बहुत इलाज करवाया है और उसे अपनी निगरानी में रखा है, अब वह बिल्कुल ठीक है। साहब ने पूछा, बता मनोज कहाँ है? सेठ बोला, साहब मैंने उसे अपने घर के तहखाने में रखा हुआ है, वहाँ उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने उसे ये सोच कर रखा है कि 3 साल बाद उसकी दूसरी किडनी भी निकलवा लूँगा और ट्रांसप्लांट करवा दूँगा। डीएम साहब ध्यान सिंह और पार्वती देवी को लेकर सेठ के तहखाने में पहुँचे। अपने माता पिता को आया देखकर मनोज उनके गले लगकर रोने लगा। डीएम साहब ने सेठ से 50 लाख का मुआवजा दिलवाया। इंस्पेक्टर साहब से कहकर ध्यान सिंह की बेटी के ससुराल वालों को थाने बुलाया और उन्हें धमकाया कि अगर उनकी बेटी को कुछ हुआ तो तुम लोग सलाखों के पीछे दिखाई दोगे। ध्यान सिंह और पार्वती देवी ने डीएम साहब का धन्यवाद किया। साहब ने कहा, मेरा नहीं, भोले बाबा का धन्यवाद दो, उन्होंने ही मुझे तुम लोगों से मिलवाया है और उनका ही आदेश मैंने पूरा किया है। आज मैं भी मान गया हूँ कि सच्चे मन से की गई पुकार को वो ज़रूर सुनते हैं। अब डीएम साहब की गाड़ी अपने आप नहीं रुकती है, बल्कि वो रोकते हैं और भोले बाबा के दर्शन के बाद ही आगे जाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में लिखिएगा। अगर दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में और भी मनोरंजक कहानियाँ हैं, उनको भी सुनिएगा। धन्यवाद। जय भारत। मिलते हैं अगली कहानी में।